नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों, मैं अविनाश आप सबके बीच एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कैरियर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जो कि खान सर के द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक में आपको 27,000 प्लस फैक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यह जो है सामान्य अध्ययन का कहा जाए तो एक तरह से सार संग्रह है, ठीक है, जिसमें कि हम ईयर वाइज एवं टॉपिक वाइज पॉइंटर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से आपको कि प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्नों का संकलन है वो 1992 से 2001 तक के एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न दिए गए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और यदि आप इस वीडियो को या इस जो सीरीज को पूरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसके बहुत सारे टॉपिक्स पे मतलब वीडियो लाने वाला हूँ, आप सारे सीरीज को यदि कवर कर लेंगे तो आशा करता हूँ आपके स्टैटिस्टिक्स जीके में अच्छा पकड़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है आधुनिक भारत के इतिहास से कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। दोस्तों, ये 1942 यानी 1942 ईस्वी में हुआ था, देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में जो रेल गाड़ी की शुरुआत हुई थी सन 1800 याद कर लिया 1853 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो आपको याद करना है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। याद रखिए रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब रॉबर्ट वालपोल ये कौन थे। तो रॉबर्ट वालपोल जो थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिए रॉबर्ट वालपोल जो थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे हम कौन सा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा शरावती नदी पर जो है गरसोपा जलप्रपात है, जिसे हम अब किस नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, शरावती नदी पे गरसोपा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कृषि प्रायोगिक फर्म है वो अम्बाला में स्थित है। चलिए, अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आता है क्वेश्चन एग्जामों में कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है। याद रखिएगा राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा में है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कितनी सूचियाँ होती है, 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। पहला होता है राज्य सूची, ठीक है। दूसरा हो गया समवर्ती सूची और तीसरा जो है केंद्र सूची। ठीक है दोस्तों, जो राज्य सूची होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं, जो केंद्र सूची होता है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कि 5 विषयों, ठीक है, का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। यानी जो 5 ये विषय है, जैसे शिक्षा, वन्य जीवों का एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल तथा न्याय प्रशासन। शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय, जो 5 जो सब्जेक्ट थे पहले क्या थे, पहले ये समवर्ती सूची में थे, अब इसको पहले ये राज्य सूची में थे, अब जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। चलिए ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अब हम साइंस से कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें है कि डायोड का इस्तेमाल आपको बताना है किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि डायोड का जो इस्तेमाल है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेटिव करंट में बदलने के लिए किया जाता है। निर्वात, ठीक है, यहाँ में अब
यानी कि निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। यानी निर्वात में जो ऊष्मा का विकिरण होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब शुष्क सेल कह रहा है कि शुष्क सेल में एनोड जो होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल में दोस्तों आपको बता देंगे जो एनोड होता है उसमें कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। आपने जैसे बैटरी टॉर्च वाला बैटरी पहले देखा होगा, मोटे मोटे जो आकार का आता था वो शुष्क सेल होता था, उसमें एनोड और कैथोड का प्रयोग किया जाता है। तो एनोड में जो धातु लगी होती है वो कैडमियम की धातु लगी होती थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पानी को यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। क्या है, पानी के द्रव्यमान को यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कैसा प्रभाव, मतलब कैसा परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आपको बताया पहले वह घटेगा, पहले क्या करेगा, पहले वह घटेगा फिर बाद में वह बढ़ने लगेगा। यानी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसलिए प्रकाश का जो रंग है वो किस पे, प्रकाश का रंग जो है संबंधित है, आपको बताना है कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, वो आयाम से संबंधित है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर को। और ये जो कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम बताना है आपको। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका के N2 दिया हुआ है सूत्र होता है। तो लॉफिंग गैस बहुत बार ये एग्जामों में क्वेश्चन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। और मोनाजाइट, मोनाजाइट है किसका अयस्क है दोस्तों, मोनाजाइट जो यह थोरियम का अयस्क है। और थोरियम जो है यह समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। मैक्सिमम भारत में जो थोरियम उत्पादित होता है वो केरल राज्य से होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि हेमाटाइट जो है किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का वजन क्या हो जाता है, लोहे का वजन जो है बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे, और यदि हम लोहे को जंग से बचाना तो इसमें क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तांबे को क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट धातु। क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बन सकता है उत्कृष्ट धातु किस वस्तु को कहा जाता है, तो आपको बताएंगे उत्कृष्ट धातु जो तांबे को कहा जाता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। नहीं, सर्प विषरोधी जो सुई होता है उसमें ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम कि धमनियों में रक्तचाप का जो दबाव होता है वो ऊंच होता है। यानी आर्टरी जो होता है उसमें जो रक्तचाप का दबाव होता है ऊंच होता है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है, ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जो कि खून की कमी से होता है। चलिए अब देखिए शैवाल में खाद्य पदार्थ जो होता है वो स्टार्च के रूप में उपस्थित होते हैं। याद रखना डायरेक्ट आपको, शैवाल में जो खाद्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। जीवाणु जो कि पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और पॉलीसैकेराइड जो है वो एक जटिल पदार्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, कुछ इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स में है कि 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, तो 15 जनवरी को जो भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को जो याद रखिएगा, 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आगे है कि गंग वंश, ठीक है, गंग वंश के शासकों ने पुरी कहाँ है, पुरी आपको याद रखिएगा, पुरी जो है उड़ीसा में है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है विश्वविख्यात प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो पुरी के जो मंदिरों का निर्माण करवाया था वो गंग वंश के शासकों ने करवाया था। महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता है। प्राचीन वेद कौन सा है, तो प्राचीन वेद जो है ऋग वेद है। ठीक, और नया वेद, सबसे नया जो वेद है वो अथर्व वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग वेद, सबसे नया वेद अथर्व वेद। चलिए अब आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करना है। वेद दिया है, उपवेद दिया है, और रचनाकार दिया है। यानी कि वेद, इसके उपवेद कौन से हैं, तो देखिए ऋग वेद जो है इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है, और इसके जो लेखक है वो धन्वंतरी है। ठीक है, यजुर्वेद जो है इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है, और इसके जो लेखक हैं वो विश्वामित्र है, महर्षि विश्वामित्र हैं। चलिए सामवेद जिसके
जिसका कि उपवेद जो है हम बात करें तो गंधर्व वेद है, और इसके जो लेखक हैं भरत मुनि हैं, ठीक है। और अथर्ववेद जिसका उपवेद शिल्प वेद है, और इसके जो लेखक हैं यानी रचनाकार हैं वो विश्वकर्मा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये खजुराहो का मंदिर, खजुराहो मंदिर, ठीक, खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो आपको याद रखिए एमपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। खारवेल का हाथी गुफा जो है अभिलेख जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। चलिए मध्यकालीन हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे हम कि रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में एक गीतकार थे, और इनका जो असली नाम था वो रामतनु पांडे था। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। अकबर का जो मूल नाम था वो जलालुद्दीन था, और इससे प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान माना जाता है। विजयनगर शासकों में सबसे पहले जो है कृष्णदेवराय को माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान जो शासक था वो कृष्णदेवराय को माना जाता है। चलिए आगे है क्वेश्चन कि भारत का भूगोल है जिसमें गोकाक झरना कहाँ है? तो कर्नाटक में। याद रखिए ये क्वेश्चन आते रहता है। गोकाक झरना किस राज्य में? तो गोकाक झरना जो है कर्नाटक राज्य में। संसार का जो सबसे गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड पर आपको बता दें कि डेनमार्क, किसका? डेनमार्क का अधिकार है। ऐसे तो यह देखा जाए तो यदि जियोग्राफिकल पैरामीटर से देखें तो यह उत्तरी अमेरिका का भाग है, किंतु पॉलिटिकल दृष्टि से देखेंगे तो यह डेनमार्क का भाग है, ठीक। अब चलिए ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? यह कंपास कहा जाता है। इसको कंपास या कंपोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है इसको कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। आगे है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किससे देता है? तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 61 में व्याख्यात है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है, ठीक है। फिजिक्स देखेंगे कि अवतल दर्पण जो है का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हजामती दर्पण, जो नाई जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1948 ईस्वी में हुआ। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ताप जब कम होगा तो गैस में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है, यानी हाइड्रोजन जो ध्वनि का वेग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि के वेग से जो है अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़िए कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि का क्या है? अपवर्तन होता है, जिस कारण वह दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। चलिए 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया गया। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया? तो सन 1982 ईस्वी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन कुछ ये टेक एंड कंप्यूटर संबंधित है। सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? सन 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया। SO2 एंड NO2 को अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण माना गया है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण माना गया है। पृथ्वी मिसाइल जो है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है, तो याद रखिएगा कि भारत की जो प्रथम युद्धक मिसाइल है वह पृथ्वी मिसाइल है। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे हम कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को क्या कहा गया? जुड़वा शहर कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखते हैं। आगे है कि गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का रोशनी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। चलिए आगे है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के कहाँ लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। यह शाक्य कुल के मुखिया थे, और इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध
कि जो प्रथम उपदेश है उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। आगे है कि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की। बेसिन की संधि पेशवाओं के साथ अंग्रेजों ने किया। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया, और यह आगरा में कराया गया। आगरा का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया, और जो दिल्ली का लाल किला वो किला है उसमें जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। सासाराम में क्या है? शेरशाह का मकबरा स्थित है, और झील के बीचों बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। चलिए सतलज नदी पे कौन सी बांध है? तो आपको याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे है। जवाहर सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो कि 9.2 किलोमीटर इसकी दूरी है। क्या? 9.2 किलोमीटर। जवाहर सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए आगे कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक, ये भारत के भूगोल से विश्व के भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे। येन जो है जापान की करेंसी है। चीन जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। अभ्रक उत्पादन में अन्य देश जो है दूसरे नंबर भारत आता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। इस तरह से ये क्रमवाइज सारे देश के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स से जो कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। किसी भी सतह के एकांक क्षेत्र पर यदि बल लगता है उसको हम दाब कहते हैं। ठीक, वायुमंडलीय दाब जो है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। चलिए आगे है कि सोडियम तथा क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। सोडियम धातु जो क्लोरीन में जब जलती है तो सोडियम क्लोराइड धातु बनाती है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि हम किसी अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दें तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो तेज हो जाती है। यानी पीएच का जो पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच मान हम याद करते हैं ना कि पीएच मान के जल का पीएच मान कितना है, रक्त का पीएच मान क्या है। तो जो पीएच का फुल फॉर्म होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उस तत्व में हाइड्रोजन की मात्रा क्या है। चलिए आगे हम देखेंगे कि रांगा, ठीक है, जिसको कि हम टंका भी कहते हैं, 3 एम सीसा का यानी एसएन प्लस पीबी का यह मिश्रण होता है। टांका जो वो 3 एम सीसा का मिश्रण होता है। चलिए फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। फलों के उत्पादन को हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक, राज्य असम राज्य का प्रमुख जो त्यौहार वो बिहू है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? 1961 ईस्वी में किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम जो है कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम जो है लखनऊ में है। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो राउरकेला उड़ीसा में है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है आगे कि ब्रुसेल्स जो कि नाटो का मुख्यालय है, यानी नाटो का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स में है। मिहिर सेन कौन थे? यहाँ इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहले भारतीय थे। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ अब 1992 ईस्वी में पूछा गया जो प्रश्न है उसको कवर करेंगे। इसमें दे रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है कहाँ है? तो यह गुजरात में, याद रखिएगा। यह परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक, सरदार सरोवर परियोजना जो है तो गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना है। स्वतंत्र भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पॉलिटिक्स क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसलिए हम 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चमड़े का थैला होता है। तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो पूर्ण हुआ। तो दोस्तों आपको बताओ कि
सार संग्रह का पार्ट 2 था। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करके अच्छा एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।